Hello everyone, welcome to NetJRF Economics Simplified. So as part of our PYQ series today, we'll be taking up the next set of PYQs from the December 2025 paper. So let's get started. So the first question is basically asking you what does an increased fiscal deficit leads to, right? अब आपको इसको आंसर करने के लिए पहले पता होना चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, राइट? तो फिस्कल डेफिसिट इज समथिंग दैट हैपेंस व्हेन द गवर्नमेंट्स स्पेंडिंग और द गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू, लीविंग द बोरोइंग्स अपार्ट. ठीक है, जब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, ठीक है, इफ दैट इज ग्रेटर दैन द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू, राइट, ये सिचुएशन जब होती है तब फिस्कल डेफिसिट हो जाता है. ठीक है, देन द गवर्नमेंट इज इनकरिंग अ फिस्कल डेफिसिट. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो हाई है, राइट? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हाई है, दैट मीन्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज इंक्रीजिंग. ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज इंक्रीजिंग. नाउ व्हेन द गवर्नमेंट नीड्स मोर फंड्स to make that expenditure, what it would do, it would start borrowing, right? To meet that increased expenditure, government will have to borrow. ठीक है, government borrowing would thus increase in order to meet that expenditure. अब जब भी आपकी borrowing की डिमांड बढ़ गई है, लोन्स, इन चीज़ों की डिमांड बढ़ गई है मार्केट में, इकोनॉमी में, तो उससे क्या होगा, जब डिमांड बढ़ेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, जो आपके लोन्स है वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे. दैट्स व्हाट हैपेंस, राइट? तो जब गवर्नमेंट बोरोइंग इंक्रीज होगी, उसकी वजह से जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है मार्केट में वो इंक्रीज होने लग जाएगा. ठीक है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, सो इट विल बिकम मोर एक्सपेंसिव फॉर पीपल टू टेक लोन्स, राइट? ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, दिस इज फॉर द इंटायर इकोनॉमी. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, इट्स गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू ऑल द प्लेयर्स इन द मार्केट. ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने से आपके लोन्स जो है वो एक्सपेंसिव हो गए. ठीक है, अब उससे क्या होगा, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं दे विल बी डिस्करेज्ड फ्रॉम टेकिंग एनी लोन्स. उनकी जो बोरोइंग है वो कम हो जाएगी. ठीक है, क्या होगा उससे, प्राइवेट बोरोइंग जो है दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फॉलोइंग. ठीक है, जो प्राइवेट बोरोइंग है दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फॉलोइंग बिकॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज इंक्रीज्ड, because the loans have become expensive due to an increased government borrowing in the market. When the private borrowing has reduced, it has declined, उसकी वजह से आपकी प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम हो जाएगी. Because in order to make investment, they need money. The private sector, the private players, they need money, and they were getting this money through the borrowing that they were doing. ठीक है, तो उससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है आपकी वो डिक्रीज होने लग जाएगी, बिकॉज द प्राइवेट सेक्टर हैज रिड्यूस्ड इट्स बोरोइंग बिकॉज ऑफ द इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, तो दिस इज व्हाट हैपेंस. अब आपको मैं एक चीज बोल रही हूँ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ दिस इंटायर थिंग, बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट बोरोइंग, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से प्राइवेट बोरोइंग इंक्रीज हो गई एंड द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली टेक्स अ हिट. इस पर्टिकुलर चीज को, जब आपकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हो रही है, इसको आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको क्या कहते हैं, दिस इज समथिंग दैट आई हैव गिवन यू, दिस इज एन एक्टिविटी दैट आई एम गिविंग यू. ये आपको फाइंड आउट करना है एंड यू हैव टू टेल मी दैट व्हाट इज दिस एंटायर थिंग कॉल्ड. जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आपकी कम होने लगती है, इसको क्या कहते हैं ये आपने मुझे बताना है. ठीक है, नाउ थ्रू दिस इंफॉर्मेशन, दिस अंडरस्टैंडिंग, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब फिस्कल डेफिसिट जब इंक्रीज होता है, व्हाट डज इट लीड टू? इंक्रीज फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू increase in government spending, right? This is what we studied. Government expenditure increase हो रहा है, right? उससे government spending increase हो रही है, and that's why this fiscal deficit is happening. So it will lead to increase in government spending. So this is the right one. Now next one, increase in domestic interest rate, and that's what the consequence is. गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होएगी, बोरोइंग इंक्रीज होएगी, उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके इंक्रीज होने लगेंगे. दैट्स व्हाट वी टॉक्ड अबाउट. सो इंक्रीज इन domestic interest rate.
Then third one, fall in private investment, and that's what again is a direct consequence of an increase in the interest rate, जिससे आपकी private investment decrease होने लगेगी. So this again is a right one. And fourth one is fall in total borrowing by the government. This is in fact a wrong one because इसका just opposite हो रहा है. गवर्नमेंट बोरोइंग इंक्रीज होने की वजह से तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो रही है एंड दिस डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट इज राइजिंग, राइट? तो फॉल इनटू टोटल बोरोइंग नहीं होगा, इनफैक्ट इट्स गोइंग टू इंक्रीज, राइट? सो योर राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए बी सी only, which makes your option 2 the right answer. Okay, so now we move to this question. It's an assertion reason type. Let's read the assertion statement. Since about the mid-70s, protectionism has grown alarmingly in the developed countries. This has taken mainly the form of non-tariff barriers. ठीक है, अब इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, राइट? प्रोटेक्शनिज्म का कॉन्सेप्ट पता होना आपको बहुत ज़रूरी है. सो जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, राइट, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, दिस कॉन्सेप्ट कम्स इनटू द पिक्चर ओनली देन. ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में अब जैसे जैसे आप देख रहे हो, जब ग्लोबलाइजेशन हुई थी उस समय इंटरनेशनल ट्रेड वाज एनकरेज्ड. Countries were encouraged to go about liberalizing their economies so that there is a free exchange of goods and services. International trade को improve करना है, हमें encourage करना है. But increasingly we are seeing that the countries are opting for protectionism. What is protectionism? Protectionism is a situation when the countries are more inward looking. ठीक है, वो अपने फायदे के बारे में ज्यादा सोचती हैं कि उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फायदा हो. ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड जो जैसे बाहर से जो इम्पोर्ट होके कमोडिटीज आ रही हैं तो उन पे वो कुछ ड्यूटीज लगा देंगे, कुछ टैरिफ्स लगा देंगे, जिससे कि इंटरनेशनल ट्रेड को उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकें और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को एनकरेज कर सकें. ठीक है, उनको सपोर्ट कर सकें. सो दैट इज समथिंग व्हाट इज प्रोटेक्शनिज्म रेफर्स टू. ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म इन द इंटरनेशनल ट्रेड, एंड दैट्स समथिंग दैट्स हैपनिंग इंक्रीजिंगली. आज के टाइम में कंट्रीज हैव टर्न्ड इनवर्ड लुकिंग. दे आर वांटिंग टू सपोर्ट और दे आर वांटिंग टू एनकरेज देयर ओन इकोनॉमीज एट द कॉस्ट ऑफ अदर कंट्रीज, एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है, तो अब जब प्रोटेक्शनिज्म की बात होती है तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैरियर्स दैट आर इम्पोज्ड. एक तो आपकी टैरिफ्स हो गए, ठीक है, एक तो डायरेक्टली टैरिफ्स लगा देते हैं. व्हाट आर टैरिफ्स? टैरिफ्स आर बेसिकली टैक्सेस. ठीक है, कुछ टैक्सेस इम्पोज कर दिए जाते हैं जिससे कि जो कमोडिटीज जो इम्पोर्ट हो रही हैं उन पे इम्पोर्ट ड्यूटी लग गई, जिसकी वजह से उनके प्राइसेस इंक्रीज हो गए एंड दस जो उनकी इकोनॉमी में जब मार्केट में वो आते हैं दे आर बिकमिंग लेस कंपेटिटिव बिकॉज टैक्सेस लग गए, उसके प्राइसेस बढ़ गए. व्हाई विल पीपल वांट टू टेक एक्सपेंसिव गुड्स, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द वेज थ्रू विच अ रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड. ठीक है, अब एक और होता है, दे आर नॉन टैरिफ बैरियर्स. ठीक है, दे आर बेसिकली नॉन टैरिफ बैरियर्स. अब इसमें क्या होता है नॉन टैरिफ बैरियर्स में? दे आर ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ बैरियर टू इंटरनेशनल ट्रेड, बट इसमें डायरेक्टली टैक्सेस नहीं लगाए जाते. ठीक है, डायरेक्टली टैक्सेस नहीं इम्पोज होते हैं. इंस्टेड देयर आर सम इनडायरेक्ट ways through which this international trade is restricted. अब क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा इम्पोर्ट कोटास, राइट? इम्पोर्ट कोटास के बारे में आपने पढ़ा होगा. दिस इज वन ऑफ द वेज थ्रू विच a restriction can be imposed on international trade and this is a form of non-tariff barrier. ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली आउटपुट, मतलब बेसिकली कितना प्रोड्यूस आप इंपोर्ट कर रहे हो किसी कंट्री में, उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि इतने अमाउंट के ऊपर आप उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट नहीं कर सकते हो. ठीक है, एक उस पर एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, एक बैरियर लग जाता है एंड दैट्स अनदर वे थ्रू विच दिस इंटरनेशनल ट्रेड और द इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज being restricted. ठीक है, discouraged basically. इसके अलावा sanitary and phytosanitary measures, subsidies, and there are various different forms of non-tariff barriers. But इसमें यही एक difference है कि इसमें directly कोई tax impose नहीं होता. Indirectly there are methods, some measures that are adopted through which international trade can be restricted.
ठीक है. So in that sense, your first statement, the assertion statement, is a correct one. Since about the mid-70s, protectionism has grown alarmingly in developed countries. This has taken mainly the form of non-tariff barriers, and this is a right statement. Sorry. Okay, so this is a right statement. Now we come to the reason statement. Okay, what does the reason statement say? The reason statement says the growing protectionism in industrialized countries is due to the increasing competition from developing and the Southeast Asian countries. In the assertion statement, we did read कि protectionism जो increase हो रही है, that's happening in the developed world, in the developed countries. The reason for this is that these industrialized countries, the developed countries, they feel a threat. ठीक है, जो ये मर्जिंग और डेवलपिंग कंट्रीज हैं फ्रॉम द ग्लोबल साउथ, उनका जो अब सडनली एक राइज हो रहा है, दे आर एक्चुअली पोजिंग अ ग्रेट कॉम्पिटिशन टू द डेवलप्ड कंट्रीज, सो दे फील अ थ्रेट. उसकी वजह से उनमें ये प्रोटेक्शनिज्म की टेंडेंसी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है. ठीक है, अब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दे हैव चीप लेबर, दे हैव वेरियस एडवांटेजेस विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर थिंग्स, एंड दे आर इमर्जिंग इकोनॉमीज, दे आर स्लोली डेवलपिंग, राइट. सो उनके पास ये चीजें अब एडवांटेज, जो कंपैरेटिव एडवांटेजेस हैं, वो उसको यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो डेवलप्ड नेशंस हैं, दे आर फीलिंग अ थ्रेट, दे आर फीलिंग थ्रेटन्ड बिकॉज ऑफ इट, एंड उसकी वजह से दे वांट टू protect their own economies, their domestic economies, and this is the reason why they are adopting these non-tariff barriers. ठीक है, so this is a correct explanation of your assertion statement, which makes your first option the correct answer, which means that both your assertion and reason are correct, and the reason also correctly explains your assertion statement. Okay, moving to the next question. Now this question is basically about balanced budget multiplier. ठीक है, आपको बताना है कि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर होता क्या है, राइट. सो जब हम बैलेंस बजट मल्टीप्लायर की बात करते हैं, बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर, इसमें बेसिकली ये होता है कि व्हेन द गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग इट्स स्पेंडिंग, ठीक है, गवर्नमेंट जब अपनी एक्सपेंडिचर को, स्पेंडिंग को इंक्रीज कर रही है, it is going to increase the taxes at the same rate simultaneously. ठीक है, suppose उन्होंने, let's say by $1 उन्होंने अपनी, and this is just an example, okay, एग्जाम्पल लिया है मैंने कि अगर $1 से let's say उन्होंने अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज कर दिया, ओके, स्पेंडिंग को इंक्रीज कर दिया, तो $1 से ही उनका रेवेन्यू भी इंक्रीज होना चाहिए in order to fund this increased spending. ठीक है, इन ऑर्डर टू फंड दिस इंक्रीज स्पेंडिंग दे नीड सम रिसोर्सेज, राइट. तो वो अपना टैक्स को भी उसी प्रोपोर्शन में इक्वल अमाउंट से इंक्रीज करेंगे, सो दैट दे हैव एडिक्वेट रेवेन्यू टू मीट दिस इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर. ठीक है, इससे क्या होगा, जो टोटल आउटपुट होगा वो भी उसी सेम अमाउंट से आपका इंक्रीज करेगा. ठीक है, दैट्स व्हाट बेसिकली बैलेंस बजट मल्टीप्लायर टॉक्स, ठीक है, टॉक्स अबाउट कि आप जितने अमाउंट से आप अपना स्पेंडिंग इंक्रीज करो, उसी अमाउंट से आपकी इनकम, जो रेवेन्यू है, वो भी इंक्रीज होना चाहिए. ठीक है, तो अब क्या होता है बैलेंस बजट मल्टीप्लायर में, आपका जो डेल्टा वाई बाय डेल्टा जी, ये होता है आपका बेसिकली जो फॉर्मूला होता है, एक जनरल फॉर्मूला, कि जो आपका चेंज इन इनकम हो रहा है, दैट शुड बी इक्वल टू द चेंज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू, द रेवेन्यू दैट द गवर्नमेंट इज मेकिंग. ये रेशियो है. जब हम बैलेंस बजट मल्टीप्लायर की बात करते हैं, दिस रेशियो इज इक्वल टू 1. ठीक है, एंड दैट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि जब आपका चेंज इन इनकम, जो इंक्रीज इन इनकम हो रहा है, दैट इज कॉम्पेंसेटेड बाय द इंक्रीज इन रेवेन्यू, राइट. दोनों में चेंज जो हो रहा है वो इक्वल है. In that case, your upper जो आपका न्यूमरेटर में आ रहा है, जो डिनोमिनेटर में आ रहा है, when they are equal, definitely that ratio becomes equal to 1, right? So balance budget multiplier की जो value होती है, that's always equal to 1. ये चीज आपने याद रखनी है. ठीक है, now let's see the statements. Output increases less than the increase in government spending. This is a wrong statement. हमने बात की है अभी इसके बारे में कि equally होता है. The amount by which the output is increasing, the government spending will also increase by the same amount. B statement, output increases more than the increase in government spending. Again wrong. C, government spending and taxes are raised in equal amounts. That's the correct one. And D, the value of multiplier is equal to 1.
दैट्स व्हाट वी सेड, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 1. सो योर करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1 which is C and D only. ठीक है. राइट, नाउ वी कम टू मैच द फॉलोइंग टाइप. अब इसमें आपको कुछ बेसिकली इकोनॉमिस्ट के नाम दिए लिस्ट 1 में, एंड लिस्ट 2 में उन्होंने जो भी बेसिकली कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए थे उनके बारे में दिया, आपको मैच करना है उसको. अब ऑन द फेस ऑफ इट जब आप पढ़ते हो लिस्ट 1 में जो इकोनॉमिस्ट दिए हैं, केनेथ बोल्डिंग, रीगन, ऑस्ट्रॉम, ये नाम आपको थोड़े से अनकन्वेंशनल लगते हैं. यू डोंट जनरली रीड अबाउट इट जब आप अपनी कोर इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो. सो पहले आपको हो सकता है आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाओ, यू स्टार्ट पैनिकिंग, बट डोंट डू दैट. ओके, स्टिल थिंक वेरी वेरी पीसफुली, वेरी वेरी कामली, अपने माइंड को काम करके आप देखोगे, बिकॉज देयर इज समथिंग दैट कैन एक्चुअली ईज योर बर्डन. ठीक है. अगर आप डी देखोगे, पीगू, Pigou is something, Pigou is, this name is something that you read very very casually in economics, environmental economics में आप इसके बारे में बहुत पढ़ते हो, right? So Pigou is definitely associated with pollution tax, ये आपको पता है. इसमें environmental economics में Pigou is a very common name that you might have come across, right? तो जब Pigou की बात होती है, we talk about taxes. इन्वायरमेंटल टैक्सेस, जो पोल्यूशन टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं, वो पीगू ने बेसिकली उनके बारे में बताया था, उसके बारे में कॉन्सेप्ट को बेसिकली इंट्रोड्यूस किया था, राइट? सो इन दैट सेंस व्हेन योर डी इज बीइंग मैच्ड विद 1, you know that there's only one option that makes that choice. Only the fourth option that matches D with 1. That essentially brings you to the right answer. Even if आपको A, B, C के बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, just ideally आपको आना चाहिए. But I'm talking about the exam situation when you are under stress, you are under pressure, and उस समय आपके पास जो भी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है आपको उस समय यूज करना है उसको, राइट? मैं उस सिचुएशन की बात कर रही हूँ when ideally you must know it, but लेकिन अगर पीगू का नाम भी आपको सिर्फ याद हो तो from that also you can come to the answer, the correct answer, right? So leaving the question just because it seems to be a difficult question on the face of it is not the right choice. Okay, so आपने definitely attempt करना है. So you know Pigou is associated with pollution tax, जो आपकी negative externalities होती हैं because of pollution, उसको basically internalize करने के लिए pollution tax को उन्होंने introduce किया था. आजकल carbon tax की बहुत बात हो रही है, so carbon tax का concept भी Pigou ने जो pollution tax दिया था उधर से ही evolve हुआ है. ठीक है. So you know that D is matched with 1. अब एलिनोर ऑस्ट्रॉम भी एक नाम है जो अगर आपने विद केयरफुल इंटेंट अगर आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स को, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स को, तो ये नेम आपको याद होना चाहिए. कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज की जब बात होती है तो ऑस्ट्रॉम बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, राइट? सो एलिनोर ऑस्ट्रॉम ने मैनेजिंग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के बारे में बात की थी. दिस पर्सन बेसिकली, दिस इकोनॉमिस्ट बेसिकली चैलेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स. आपने पढ़ा होगा ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का. तो उन्होंने इसको चैलेंज किया था और उन्होंने कहा था जो आपकी कम्युनिटीज हैं, जो कम्युनिटीज हैं, दे एक्चुअली कैन हेल्प इन कंजर्विंग द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज इंस्टेड ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटिंग देम. वो उनको कंजर्व कर सकती हैं विदाउट ओवर एक्सप्लॉइटिंग देम. So that's what they talked, the economist talked about, कि tragedy of commons की जगह आप managing common property resources की concept की बात करो. ठीक है. So your C goes with 3. ठीक है. उसके बाद बोल्डिंग है, केनेथ बोल्डिंग. इन्होंने बात की थी स्पेसशिप अर्थ एंड इकोलॉजिकल लिमिट्स के बारे में. बेसिकली उन्होंने बोला था कि जो अर्थ है ये क्लोज सिस्टम है, ठीक है, उसके कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको सस्टेनेबली हम उसको यूज करें. ठीक है. रिसोर्सेज कम है, लिमिटेड है, उनका सस्टेनेबल यूज बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स व्हाट बोल्डिंग टॉक्ड अबाउट, राइट? उसके बाद आ गया रीगन. रीगन ने बात की थी एनर्जी एज अ लिमिटिंग फैक्टर. ठीक है. एनर्जी एज अ लिमिटिंग फैक्टर, उन्होंने बोला था हाउ एनर्जी कैन प्ले अ रोल इन लिमिटिंग योर इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है. सो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये रीगन ने दिया था. सो व्हेन यू मैच ऑल दीज ऑप्शंस यू फाइंड दैट योर ऑप्शन 4 इज द correct answer. ठीक है. So you are going to think with a very calm mind. You are not going to panic or you are not going to skip a question just because it seems to be difficult. It is not. If you have read it carefully, अगर आप अपने concepts को recall कर सकते हो, you can easily come to the answer. ठीक है. Okay.
So the next question is basically talking about economic dependency burden of a country. ठीक है, economic dependency burden से आप क्या समझते हो, आपको ये बताना है. So when we talk about, this is something that we also talk about in population economics, right? Population की जब हम बात करते हैं उस concept की, so एक dependency ratio होता है, right? Dependency जो एक होती है population की, वो concept आपको पता होना चाहिए, right? अब not every age group of a population is working actively. ठीक है, there are certain sets of our population who are not actively contributing to the labor force. ठीक है, अब जैसे बच्चे हो गए, बच्चे जो अभी काम नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स, या आपकी एल्डरली पॉपुलेशन हो गई जो एजेड सीनियर सिटीजन होते हैं, they have retired, they are not working actively, they are not productively contributing to the workforce, right? So they are dependent on those who are productive or are a part of the workforce, right? जो लेबर फोर्स का पार्ट है, जो प्रोडक्टिव मेंबर्स हैं ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द फैमिली और द सोसाइटी एट लार्ज, टॉकिंग इन दैट टर्म्स, तो जो ये प्रोडक्टिव वाले जो होते हैं उनके ऊपर इनका एक डिपेंडेंसी हो जाती है सर्टेन पॉपुलेशन की, जो आपके एजेड कैटेगरी में आते हैं या जो आपके चिल्ड्रन की कैटेगरी में आते हैं, राइट? सो व्हेन दे आर नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी, तो ये आपकी डिपेंडेंसी बर्डन हो जाता है, ठीक है, बिकॉज दे आर पुटिंग सम बर्डन ऑन दोज हु आर प्रोडक्टिव, दोज हु आर डायरेक्टली वर्किंग इन द इकोनॉमी, राइट? तो अब जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, करंटली वी हैव अ डेमोग्राफिक डिविडेंड. अभी हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, आपको पता होगा कि इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. करंटली it is the most populous country in the world. We have actually tipped China to become the most populated country. Earlier China था, ये आपको पता है, it just happened 2-3 years back that precisely in the year 2023 that we became the most populous country in the world, ठीक है, overtaking China. So demographic dividend is actually a boon for us, because demographic dividend का मतलब कि हमारी जो young population है, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वो बहुत लार्ज है, ठीक है. अब वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा होगी, डेमोग्राफिक डिविडेंड आपका ज्यादा होगा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, राइट? बिकॉज यू आर एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग इन द इकोनॉमी, सो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, राइट? तो दिस इज समथिंग, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, दिस इज समथिंग दैट एवरी कंट्री नीड्स टू हार्नेस, एंड दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल, है ना, इसकी बात कर रहे हैं हम. तो लेकिन अब जो आप कुछ कंट्रीज देखो, चाइना, जापान, उनका डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, दैट्स अ कंसर्न, कॉज ऑफ कंसर्न फॉर देम. बट नाउ अगर हम इंडिया की बात करें, दो वी हैव अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, बट आने वाले टाइम में आप देखो, आप हमारा टीएफआर जो है वो रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे जा चुका है. जो आपका टीएफआर है वो गिरता जा रहा है, राइट? टोटल फर्टिलिटी रेट का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो इट. टोटल फर्टिलिटी रेट जो है इंडिया का, वो कम होता जा रहा है, वो रिप्लेसमेंट लेवल जो 2.1 होता है उसके भी नीचे चला गया है, ठीक है. तो आने वाले टाइम में आपका जो डिपेंडेंसी वाला जो पॉपुलेशन है कंट्री की, वो इंक्रीज होती जाएगी, बिकॉज योर टीएफआर इज फॉलिंग, ठीक है. तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव, द पॉलिसी मेकर्स आर रियली कंसर्न्ड अबाउट, right? So we need the right kind of policies, we need to invest in human capital in order to deal with this situation, right? तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है? Let's answer this question now. Economic dependency burden of a country implies the non-productive members of the country must be supported by the country's labor force, right? We know that. Secondly, the outstanding loan of the country. No, economic dependency burden doesn't have anything to do with outstanding loan of the country, right? So this is the wrong one. We come to the C option, children below the age of 15 and people above the age of 70. That's what I told you. जब हम dependency जो proportion है हमारी economy का, उनकी बात करते हैं, तो उसमें basically आपके children आ जाते हैं, children and the aged population. So they are the ones who are dependent on the country's labor force, right? So आपका C भी correct है. Then D is people working in private sector. No, not at all. Private sector में जो काम कर रहे हैं, they are in fact the productive ones, right? They are the ones who are actively working and actively contributing to the economy. So how can they be a dependency? Like how can they be a burden to the economy at large, right? So in that sense, your D is also the correct. D is also incorrect, and your right answer to this question is
A and C. Okay, so your option 2 is the correct one. ठीक है. Next we come to the development of economic growth theory in chronological order. So आपको कुछ development economics की growth theories दी हुई हैं. You have to put them in the right order. Chronological order. Chronological मतलब जो theory सबसे पहले आई थी उसको आपने सबसे पहले लगाना है, उसके बाद जो आई थी ऐसे ऐसे करके आपने place करना है, right? So you might have studied about Adam Smith. Adam Smith is actually the one who pioneered the classical economics का जो school of thought है. Adam Smith was the one who actually came about with that, right? तो Adam Smith का आपने पढ़ा होगा, very very seminal work of Adam Smith is, you must have read this, Wealth of Nations. ये आपको पता होना चाहिए. It's very very important. Wealth of Nations. ये आया था 1776 में. ये बेसिकली एक बुक है, ठीक है, एडम स्मिथ की बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस. इस बुक में ही उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट हाईलाइट किया. ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टॉक्ड अबाउट बाय एडम स्मिथ. इससे उन्होंने बोला था व्हेन यू हैव डिवीजन ऑफ लेबर, उससे स्पेशलाइजेशन होने लगती है इकोनॉमी में, राइट? स्पेशलाइजेशन होगी तो अल्टीमेटली ओवरऑल इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो भी इंक्रीज होने लगेगी, राइट? बिकॉज आपके जो वर्क्स हैं, जो भी आपके काम है, वो सारे डिवाइड हो गए हैं among the population according to their specialization. So people are working with greater concentration. They have better skills to deal with that particular segment of work and thus they are going to be more productive, right? तो ये वाला concept जो है एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस में बात किया गया था and ये 1776 में आया था. ठीक है, तो in that sense एडम स्मिथ becomes your first one chronology के हिसाब से. ठीक है, then comes your Harrod-Dommer's growth model. ठीक है, next is Harrod-Dommer. अब Harrod-Dommer जब हम ग्रोथ मॉडल्स की बात करते हैं, Harrod-Dommer इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल. इसमें ना कैपिटल आउटपुट रेशियोज की बात की गई थी एंड बेसिकली सेविंग इन्वेस्टमेंट के कॉम्बिनेशन की बात की थी जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट Harrod-Dommer talked about. This came about somewhere in the 1939. Okay, this concept came about in 1939 and this went on till 1946. Okay, this was the time when Harrod-Dommer's growth model was into prevalence. Okay, this thing you will remember. And then comes Solow's model. अब Solow's model हमने पढ़ा हुआ है, इट्स अ न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल. ये आया था आपका अराउंड 1956. ठीक है, 1956 के टाइम पीरियड के अराउंड Solow's मॉडल आया था. नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट Solow's मॉडल इन वन ऑफ आवर प्रीवियस वीडियोस इन दिस पर्टिकुलर सीरीज, जिसमें हमने इन डिटेल इसके बारे में बात की थी. सो इफ यू वांट यू कैन रेफर टू दैट. अब Solow's मॉडल में बेसिकली उन्होंने क्या बात की है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ की. आई एम टेलिंग यू इन ब्रीफ ओवर हियर, लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात की थी उन्होंने एंड ही बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस टू एक्सप्लेन इट. ठीक है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, अबाउट हाउ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कैन बी हेल्पफुल इन इंश्योरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन द लॉन्ग रन. ठीक है, सो दिस वाज टॉक्ड अबाउट बाय सोलो. अब इसके बाद फाइनली आपका आता है एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल. एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल, ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल अगेन, एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल. अब ये जो मॉडल है इसमें दिस वाज बेसिकली इट केम अबाउट टू डील विद द लिमिटेशंस ऑफ सोलोज मॉडल. अब हर मॉडल की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उन्हीं को इम्प्रूव करने के लिए एक नया मॉडल आता है, राइट? सो एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल में भी टेक्नोलॉजी की बात की गई थी, बट इन दिस केस द टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी एंडोजेनस. ठीक है, टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी एंडोजेनस इन नेचर. ओके, अब सोलोज मॉडल में एक्सोजेनस थी, लेकिन इस केस में इट्स गोइंग टू बी एंडोजेनस. इट्स गोइंग टू बी इनबिल्ड विद इन द मशीनरी, द कैपिटल, वॉट एवर द कॉन्स्टिट्यूएंट इज, उसमें इनबिल्ड होगी, उसमें एंडोजेनस होगी. एंड दैट्स व्हाई वी टॉक अबाउट हाउ इट्स इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल. ठीक है, उनकी एजुकेशन पे, उनकी हेल्थ पे, इन चीज़ों पे फोकस करने की हम बात करते हैं, ह्यूमन कैपिटल पे फोकस करने की बात करते हैं. एंड दैट्स व्हाट एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल डिड. ठीक है, उन्होंने इस ग्रोथ मॉडल में ह्यूमन कैपिटल,
ह्यूमन कैपिटल, देन योर R&D, इन चीज़ों के बारे में बात की गई थी, ठीक है। सो दिस केम इन अराउंड 1980s, ओके, ये 1980s के अराउंड आया था। सो यू फॉलो दिस पर्टिकुलर क्रोनोलॉजी, ओके। उसके हिसाब से आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? योर D is first, then comes A, then B, and then C. Your D, A, B, C is the correct order, which makes your option 3 the right answer, okay. नाउ यू हैव अ मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब आपकी लिस्ट 1 में कुछ आपको इकोनॉमिस्ट दिए हुए हैं, अब उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए थे वो लिस्ट 2 में है, एंड यू हैव टू मैच देम विद द राइट कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट हैरेट डॉमर फर्स्ट। अब हैरेट डॉमर के बारे में अभी हमने बात की है, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट दैट, we talked about how he talked about the balance between saving investment to ensure economic growth, ठीक है। तो हैरेट डॉमर ने क्या बोला था कि जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली अ डबल एज्ड सोर्ड, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इज अ डबल एज्ड सोर्ड, डबल एज सोर्ड। व्हाई? बिकॉज एक तो आपका जब इन्वेस्टमेंट करोगे, इट्स बेसिकली प्लेइंग अ डुअल रोल। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इट कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी इकोनॉमी, राइट? बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द सेविंग्स एंड द इन्वेस्टमेंट. It's very important. So in that sense, your investment is playing a dual role, so it can be a double-edged sword. So striking that balance, that equilibrium between saving and investment becomes extremely important, and that's what Harold Dormer talked about. Investment as a double-edged sword. ठीक है, उसके बाद आएंगे हम लूकस एंड रोमर पे। लूकस एंड रोमर, अब ये जो इकोनॉमिस्ट हैं, दे आर बेसिकली एसोसिएटेड विद योर एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल, ठीक है। एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल जो है उससे ये एसोसिएटेड है, ओके। अब इन्होंने जो बात की थी वो की थी कॉन्स्टेंसी ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो के बारे में, ठीक है। एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल में उन्होंने ये बोला था कि जब आपका कैपिटल इंक्रीज होता है तो आउटपुट ऑल्सो इंक्रीजेज इन द सेम रेशियो, ठीक है। सेम अमाउंट से आपका आउटपुट भी इंक्रीज होने लगेगा सेम रेशियो में, उसकी वजह से जो आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं वो चले जाते हैं। There would be no diminishing returns even when you are innovating continuously. आपके diminishing returns नहीं होंगे because of this constancy of capital output ratio, ठीक है। constancy of capital output ratio, that's what Romer and Lucas talked about under the endogenous growth model, ठीक है। So your B goes with 1, okay. Now come to Arthur Lewis, ठीक है। अब लुइस मॉडल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी फेमस वन। लुइस मॉडल के बारे में आपने पढ़ा होगा, एंड इट्स अ वेरी सिंपल मॉडल ऑल्सो। लुइस मॉडल ने आपका डुअल इकोनॉमी स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि इकोनॉमी में 2 सेक्टर्स होते हैं, राइट? देयर आर 2 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, ओके। वन इज द ट्रेडिशनल सेक्टर एंड द अदर वन इज द मॉडर्न सेक्टर। आपकी जो ट्रेडिशनल सेक्टर है विच इज द एग्रीकल्चरल सेक्टर, उसमें देयर इज सरप्लस लेबर, राइट? उस सरप्लस लेबर को आपको शिफ्ट करना है टू द मॉडर्न सेक्टर विच इज योर इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। तो इट टॉक्स अबाउट दैट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, that kind of transition in the economy, ठीक है। तो आपका जो लुइस मॉडल है that is talking about your dual economy with a capitalist and non-capitalist sector, okay. So your C goes with 2, okay. Now we come to Todaro, okay. जब हम टोडारो की बात करते हैं, he was an economist who was basically associated with migration, urban migration. जो रूरल अर्बन माइग्रेशन होती है, उन्होंने इसके बारे में बात की थी। So he took note of an increase in the migration from rural areas of the economy to the urban areas. Despite unemployment, urban unemployment, ये migration हो रही है। He talked about that कि rural urban migration keeps on happening even when the labor knows कि urban areas में भी unemployment है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रूरल एरियाज में भी अपॉर्चुनिटीज को लेकर आओ, ठीक है। उन्होंने कहा था कि इन ऑर्डर टू कर्ब the excess urban migration that is happening, it's very important that you introduce opportunities in the rural areas as well. तो उन्होंने एक basically एक
बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट की बात की थी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट? So your Todaro is associated with, Michael Todaro is associated with rural urban migration. Okay, so your right option becomes, your A goes with 3 and thus your right option is option number 2. A with 3, B with 1, C with 2 and D with 4. Okay. Next we move to this question which basically talks about a given good. ठीक है, given good की बात हो रही है यहाँ पे. They are asking, in a situation of decline in price of a given commodity we find. So when we have to answer this question, आपको एक general understanding होनी चाहिए about a given good. Given good क्या होता है and how does the income effect, substitution effect work in case of a given good. Okay. अब गिफन गुड की जब हम बात करते हैं, इट्स बेसिकली अ टाइप ऑफ इंफीरियर गुड. ओके, इट्स अ टाइप ऑफ इंफीरियर गुड, राइट? अब गिफन गुड जो होता है, इट इज दिस गुड विच इज एक्चुअली एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. ओके, इट्स एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड. जो आप इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हो, उसमें क्या पढ़ते हैं हम कि लेट्स से किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो गया. When the price of a commodity increases, its demand is going to fall, right? That's what we study under law of demand. But given good is an exception to this particular law. What does it say? कि अगर प्राइस इंक्रीज होता है गिवन गुड का, तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, when the price is increasing, the demand of the given good is also going to increase. Okay, तो इसमें आपका बेसिकली जो स्लोप, जो बेसिकली आपका डिमांड कर्व बनता है, it has a positive slope. Let's say you have price here and you have your quantity on the x-axis. So this is how your demand curve is going to look like. That's what a given good is. It's an exception to the law of demand. ठीक है, तो जब आपकी प्राइस इंक्रीज हो रहा है इस गुड का, तो डिमांड भी उसकी इंक्रीज हो जाएगी. Now why does that happen? तो जब प्राइस आपका गिवन गुड का इंक्रीज हो रहा है, तो जो आपकी ऑल्टरनेटिव्स हैं, जो सुपीरियर ऑल्टरनेटिव्स हैं, आई टोल्ड यू गिवन गुड इज अ टाइप ऑफ इंफीरियर गुड. ठीक है, तो जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो जो आपके सुपीरियर गुड्स हैं, जो बेटर क्वालिटी गुड्स हैं, उनका प्राइस भी इंक्रीज है लेट्स से. तो जो उसका जो डिफरेंस है in the change in price, that makes your superior good even more expensive, right? So even if your price of given good is increasing, the individuals are still going to opt for a given good because the alternatives, the superior alternatives become even more expensive for them. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, दैट बिकम्स वीक. ओके, इट्स लेस. अब आपका जो यहाँ पे नेगेटिव इनकम इफेक्ट है, that becomes much stronger than the positive substitution effect. ठीक है, because your alternatives, जो superior alternatives हैं, they are still way more expensive than the given good. So even if the price of a given good is increasing a little, people are still going to demand more of the given good instead of reducing its demand and switching to a substitute good. No, they would not do that because your superior alternatives are still more expensive. राइट? अब आपका इनकम इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, हल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए. इनकम इफेक्ट बेसिकली कि आपकी इनकम में कुछ चेंज होने की वजह से हाउ विल योर डिमांड चेंज. दैट्स व्हाट योर इनकम इफेक्ट इज टॉकिंग अबाउट. ठीक है, और जो आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, इसमें बेसिकली जैसे कि अगर आपकी किसी चीज का प्राइस चेंज होता है, उसकी वजह से आपका जो ऑल्टरनेटिव, जो सब्स्टिट्यूट गुड है, उसकी डिमांड कैसे चेंज होगी. ठीक है, उसकी डिमांड में क्या चेंज आएगा, दैट्स व्हाट योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज टॉकिंग अबाउट. तो इन केस ऑफ अ गिवन गुड, योर नेगेटिव इनकम इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मच मोर देन द पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. सो इट ओवरवेज द पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड अल्टीमेटली द इफेक्ट ऑफ द नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज गोइंग टू प्रिवेल. ठीक है, ये आपने चीज याद रखनी है. दिस इज समथिंग दैट अप्लाइज टू अ गिवन गुड. ठीक है, अब लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन अ सिचुएशन ऑफ डिक्लाइन इन प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी वी फाइंड, यू हैव टू टेल, जब अगर आपका कोई गिवन गुड है, उसका अगर प्राइस कम हो रहा है, ठीक है, प्राइस उसका अगर कम हो रहा है, तो उसमें आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट का क्या रिलेशनशिप होगा. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज बेसिकली आस्किंग यू. ठीक है, अब हमने बात की है कि इन केस ऑफ अ गिवन गुड योर लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड, राइट? सो अगर गिवन गुड की आपकी प्राइस डिक्रीज हो रही है, कम हो रहा है,
तो उसकी डिमांड भी कम होएगी, बिकॉज आई टोल्ड यू दे हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप प्राइस एंड डिमांड। तो अगर प्राइस कम हो गया तो डिमांड भी कम हो जाएगी, राइट? तो अब जब प्राइस कम हो रहा है आपके गिवन गुड का, सो बेसिकली पीपल हैव मोर इनकम, राइट? किसी भी चीज की, सपोज आई वाज स्पेंडिंग 10 रुपीज अर्लियर ऑन दैट पर्टिकुलर गुड, नाउ उसके प्राइस में ड्रॉप आया है, उसकी वजह से आई एम सेइंग, लेट्स से आई एम सेविंग ₹3, 7 रुपीज में ही मुझे वो गुड अब मिल रहा है, एंड आई एम स्पेयरिंग 3 रुपीज विद माई सेल्फ, राइट? तो उसकी वजह से मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है, राइट? रियल इनकम तो मेरी इंक्रीज हो गई। रियल इनकम के इंक्रीज होने की वजह से आई हैव ग्रेटर परचेजिंग पावर, मेरी परचेजिंग पावर भी इंक्रीज हो गई, राइट? Because I'm able to spare some money, my purchasing power goes up. Now I'm going to use this spared purchasing power of mine to start demanding the superior or better quality goods, right? So that's what I do. यहाँ पे इनकम इफेक्ट आपका बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट। आपका प्राइस फॉल हुआ गिवन गुड का, आपने उसकी डिमांड कम कर दी, बिकॉज नाउ यू आर एबल टू स्पेयर योर इनकम विच यू कैन नाउ यूटिलाइज फॉर बाइंग द सुपीरियर और हायर क्वालिटी गुड्स, ठीक है? सो जब आपका प्राइस फॉल करेगा तो जो आपका नेगेटिव इनकम इफेक्ट है, दैट्स गोइंग टू डोमिनेट, राइट? इट्स गोइंग टू डोमिनेट ओवर योर पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है? ये चीज आपने याद रखनी है। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नाउ, द स्टेटमेंट्स। फर्स्ट वन सेज positive substitution effect is less than the negative income effect, right? And that's what we studied. So your option 1 is the correct answer. Let's read the rest of the statements as well. Positive substitution effect is more than the negative income effect. No, it's less. Negative substitution effect is more than the positive income effect. Negative substitution effect is less than the positive income effect. So these two statements are in any case wrong, because substitution effect positive होगा sorry, जो आपका substitution effect होगा वो positive होगा, and the income effect is going to be negative, right? So your option 1 is the correct answer. So we move to the next question. इसमें आपसे basically पूछा जा रहा है कि which of the following commodities are not covered by GST, ठीक है? GST में इनमें से कौन सा नहीं आता है वो आपको बताना है, okay? So when we talk about electricity and alcohol, ये दो commodities जो हैं ये बहुत ज्यादा न्यूज में रही है। इनफैक्ट दिस इज अ मैटर ऑफ डिबेट, एक्टिव डिबेट, अभी भी इसके ऊपर डिस्कशन चलती है। इट्स मैटर ऑफ डिबेट कि इलेक्ट्रिसिटी और अल्कोहल को जीएसटी में इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। अगर आप न्यूज़पेपर को रेगुलरली पढ़ते हो तो you would know कि electricity and alcohol are still not a part of GST, and there are various people who say कि electricity और alcohol को भी include करना चाहिए GST के ambit में, but they are still under the state. Primarily they are the ones which are controlled by the state. Okay? Why? Because basically आपको पता होगा कि ये जो एक commodities है, alcohol जैसे हो गया, they constitute a major source of revenue. ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है फॉर द स्टेट्स, एंड द स्टेट्स आर नॉट विलिंग टू फोरगो इट, स्टेट्स आर नॉट विलिंग टू गिव इट अवे, ठीक है? उसकी वजह से द इलेक्ट्रिसिटी एंड अल्कोहल दे आर स्टिल आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ जीएसटी, दे आर नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी. Mobile phones and textiles are a part of GST, okay? They are covered under it. So your correct answer according to this would become B and D, okay? B and D, your electricity and alcohol are not covered under GST, right? Now we move to this one. अब ये basically आपका these are basically formulas, right? Arithmetic progression है और geometric progression है. This is something that you must have studied 9th 10th में ही हम maths में ये basic formulas पढ़ते हैं. तो इसमें आपसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पूछा जा रहा है एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कि जो दो आपके कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, ठीक है, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, हर कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा. उस डिफरेंस को हम क्या नाम देते हैं? कॉमन डिफरेंस, ठीक है?
जो आपका AP होता है उसमें हर कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट। लेट्स से आपकी सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इन सब में जो आप हर एक दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस देखो, इट इज 2 +2 हो रहा है, हर एक में +2 हो रहा है, राइट। सो दिस इज योर AP, ठीक है। इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट जीपी में आपका दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में प्रोडक्ट या डिवीजन जो भी आप कर रहे हो उसका जो टर्म्स होंगी वो सेम होगा, कॉमन रेशियो हो जाएगा वहां पे, ठीक है। कॉमन रेशियो इज डिनोटेड बाय R एंड योर कॉमन डिफरेंस इन केस ऑफ AP इज डिनोटेड बाय D, ठीक है। सो जीपी में आपका जो प्रोडक्ट होगा दो भी कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का वो सेम होगा, ओके। सो लेट्स से 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। इसमें आप क्या कर रहे हो, into 2 into 2 into 2 and that goes on. So the consecutive term, each of the term is being multiplied by 2 to get the next term, right? तो ये आपका GP हो गया, ओके। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है हाउ टू फाइंड आउट द nth टर्म ऑफ एन AP, उसका फॉर्मूला क्या है। अब ये फॉर्मूलाज हैं, यू विल हैव टू रिमेंबर देम, राइट, एंड दे आर वेरी इजी, राइट। nth टर्म का क्या होता है, A plus n minus 1D. You have to learn it by heart and they are very easy, you can understand it. nth term of an AP हमें पता चल गया, A plus n minus 1D. अब let's say आपको so this goes with basically your 3, A goes with 3. अगर आपको sum of AP निकालना है, sum of AP, उसका फॉर्मूला क्या होगा, n by 2, okay, 2A plus n minus 1D, right? ये आपका sum of n terms of an AP होगा. So your C goes with 1. When we talk about the nth term of GP, nth term of your geometric progression, उसका क्या फॉर्मूला है, it is AR to the power n minus 1, ठीक है। तो your B goes with 4, right? And then we come to the last one, which is basically asking the sum of n terms of GP. n terms of GP, उसका फॉर्मूला क्या होगा, that will be equal to A R to the power n minus 1 by R minus 1, where your R is, your common ratio is greater than 1, ठीक है। your R should be positive, R should be greater than 1, right? क्योंकि अगर आपका R greater than 1 नहीं हुआ, let's say it's 1, तो 1 minus 1 जो denominator में वो 0 हो जाएगा, and 0 cannot be in the denominator, right? वो आपका undefined हो जाएगा, value is not going to hold, ठीक है। so your R is going to be greater than 1, this is a condition for this particular formula to hold, ठीक है। so इसके हिसाब से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, A goes with 3, your B goes with 4, okay, and then your C goes with 1, which makes your option 2 the correct answer, okay. I hope you understood it. So with that we come to the end of this particular lecture. I hope you learned something today. If you have any doubts, anything that you want to talk about with us, do reach out to us, do comment. We definitely will love to hear from you and help you out with that. And with that, we'll call it a wrap. I'll see you in the next lecture with the next set of PYQs. Till then, stay curious and keep learning.